बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.9 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.9 में जो मेन टॉपिक था वो ये था स्टूडेंट के अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। तो जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को बड़े एक्सप्लेन के साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस समझा दी थी और फिर इनकी जो जनरल टर्म होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होती है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये देख लिया था। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है स्टूडेंट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस को रिवाइज करेंगे और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है तो मैंने सामने यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन यह है कि अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या हो, सेम हो। कंसेक्यूटिव टर्म्स कहते हैं स्टूडेंट जो एक साथ आने वाली टर्म्स होती हैं, यानी जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगी, कंसेक्यूटिव टर्म होगी। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड टर्म आपस में कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाएंगे। थर्ड और फोर्थ टर्म क्या कहलाएगी, कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाएगी। अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो, तो फिर उस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला होता था an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां पर ये जो a1 है दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n shows number of terms of the sequence और d किस चीज को शो करता है, d शो करता है कॉमन डिफरेंस को, यानी जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान दैट इज कॉल्ड d। अब इसकी बात है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती थी कि अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, यानी अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो अगर सेम हो तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला था वो क्या था, an इक्वल होता है a1 इंटू r पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर a1 जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, r जो है वो कॉमन रेशियो है, यानी r किससे कहते हैं, कॉमन रेशियो क्यों कहते हैं, और जो n है स्टूडेंट वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये जो रेशियो होती है स्टूडेंट ये डिवीजन को भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स रेशियो की जगह क्या आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.9 का, आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस एज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक आर नाइदर, यानी हमने यहाँ पर हर सीक्वेंस में ये देखना है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या दोनों में से कोई नहीं है। जब हम ये जान लें कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है तो फिर आपने क्या करना है, फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस गिव कॉमन डिफरेंस, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर कॉमन डिफरेंस का बताना है। एंड फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिव्स कॉमन रेशियो, यानी अगर ज्योमेट्रिक होगी तो फिर कॉमन रेशियो क्या होगी ये बताना है। तो अब पार्ट 1 आपके पास है 6 है, 14 है, 22 है एंड सो ऑन है। अब हमने पहले ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि फर्स्ट करें, मैं पहले ये चेक करूंगा कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। अरिथमेटिक ये होती है कि जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपके पास गिवन है, तो मैं अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस लेता हूं तो वो इक्वल आना चाहिए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस के, यानी अगर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा।
तो इट मींस कि यहाँ पे A2 क्या है 14 है, A1 क्या है 6 है, तो 14 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 8 होता है। तो इट मींस कि अब हमने चेक करना होगा क्या A3 माइनस A2 यानी जो नेक्स्ट टू टर्म्स है, जो नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके दरमियान भी डिफरेंस 8 ही के इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म A3 आपके पास 22 है और A2 आपके पास 14 है, तो ये 12 माइनस 4 क्या होगा 8 होगा। तो इट मींस के यहाँ पर ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस है? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। तो इट मीन और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 के इक्वल है। तो हमने ये दो बातें बतानी थी कि कौन सी सीक्वेंस है, तो हमने ये बता दी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फिर ये फाइंड करना था कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो आपके पास कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से पार्ट 2 में 4, 12, 36 एंड सो ऑन है। तो अब आपने ये देखना है कि पहले ये चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। अरिथमेटिक होने के लिए हम अगर 12 माइनस 4 करें तो ये किसके इक्वल आता है 12 माइनस 4 8 के इक्वल आता है। और 36 माइनस 12 करें तो 36 माइनस 12 किसके इक्वल आता है आपके पास ये 24 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि ये अरिथमेटिक नहीं है, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो क्या है सेम नहीं है। तो अब हम दूसरा चेक करेंगे क्या ये ज्योमेट्रिक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ज्योमेट्रिक होने के लिए कॉमन रेशो होनी चाहिए। कॉमन रेशो मींस कॉमन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं। और R इक्वल होगा A2 डिवाइडेड बाई A1 के इक्वल होगा, या ये इक्वल होगा R इक्वल होगा A3 डिवाइडेड बाई A2 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, R दोनों में सेम आता है यानी जो कॉमन रेशो है वो सेम आती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 4 3 12 3 आता है। और थर्ड A3 डिवाइडेड बाई A2 भी क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो A3 आपके पास क्या है 36 है, A2 क्या है 12 है। तो ये 12 1 12 12 3 36, तो ये भी 3 आता है। तो इट मींस कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर इसकी कॉमन रेशो क्या है हमारे पास कॉमन रेशो यानी R जो है वो 3 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान करते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। यानी एक ही नंबर को पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ जाए तो फिर ये भी क्या होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अब स्टूडेंट पार्ट 3 हम देखते हैं। तो पार्ट 3 में आपके पास 40, 46 एंड 52 है। तो 40 और अब अगर हमने ये चेक करना हो क्या ये अरिथमेटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए हम 46 माइनस 40 करते हैं। यानी 46 माइनस 40 किसके इक्वल होता है वो 6 के इक्वल होता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म में हम लोग डिफरेंस लेते हैं यानी 52 माइनस 46 करते हैं तो 12 माइनस 6 क्या होगा 6 होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ये आपके पास क्या होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट टर्म में आप पहले ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 7 है फर्स्ट टर्म, पार्ट 4 है आपके पास पार्ट 4 में फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म जो है 14 है, थर्ड टर्म 18 है। 7 2 14 होता है, 14 2 28 होता है। तो इट मींस कि सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आ जाता है, नेक्स्ट सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इट मींस कि ये क्या होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। और इसकी जो कॉमन रेशो है वो क्या होगी वो R यानी आपके पास R इक्वल होगा A2 डिवाइडेड बाई A1 होगा। यानी A2 आपके पास 14 डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो वो किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। तो इट मींस के पार्ट 4 में जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड द इंडिकेटेड टर्म फॉर ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। नीचे अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है और आपने जो इंडिकेटेड टर्म है वो फाइंड करनी है। जैसे पार्ट 1 में
पार्ट 1 है A1 इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5 एंड A13 आपने फाइंड करनी है, यानी इंडिकेटेड टर्म क्या है 13 है, यानी A13 फाइंड करनी है, 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला क्या है आपके पास। जनरल फार्मूला है किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड करने का जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो इट मीन्स के आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए तीन चीजें चाहिए। किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए A1 चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो A1 हमारे पास 10 है, d हमारे पास 5 है, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या चीज गिवन नहीं है, n गिवन नहीं है। तो n जो होगा स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर जो इंडिकेटेड टर्म आपने फाइंड करनी है दैट इज A13, तो इट मींस के n आपके पास क्या होगा 13 होगा, यानी A13 मींस के an की जगह आपके पास A13 है। अब हम अगर जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना चाहें तो an की जगह हम क्या लिखेंगे A13 लिखेंगे और A1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 है तो n आपके पास क्या है 13 है, तो इस n माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 1 और d एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास A1 प्लस 13 माइनस 1 क्या होता है 12d होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी वो किसके इक्वल होगी A1 प्लस 12d के इक्वल होगी। A1 हमारे पास क्या है 10 है, तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 12 इंटू डी, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो d की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, तो A13 आप यानी 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी 10 प्लस 12, 5 जर क्या होगा 5 2 जर 10, 1 कैरी गया 5 1 जर 5 प्लस 1 6, तो ये 10 प्लस 60 क्या होगा 70 होगा। तो इट मींस कि जो 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो 70 के इक्वल होगी। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है A1 इज इक्वल टू 47 है, d इज इक्वल टू -5 है और आपने फाइंड करनी है यानी जो इंडिकेटेड टर्म है वो A7 है। तो इट मींस के n आपके पास क्या होगा 7 होगा। तो अब हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे। तो जनरल फार्मूला जनरल टर्म के लिए जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए फार्मूला होता है वो क्या है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो an की जगह हम क्या लिखेंगे A7 लिखेंगे इज इक्वल टू A1 एज इट इज आ जाएगा और इस n की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो इट मींस कि ये A1 प्लस 7 माइनस 1 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है, तो ये A1 प्लस 6d हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो A1 हमारे पास 47 है प्लस d 6 एज इट इज आ जाएगा, d हमारे पास क्या है -5 है, तो ये आपके पास 47 माइनस 6 5 30 होगा। तो 47 माइनस 30 करते हैं तो ये 7 और 4 माइनस 3 1, तो इट मींस कि जो 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो किसके इक्वल होगी वो 17 के इक्वल होगी, यानी इस सीक्वेंस की जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी 17 होगी। तो इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी हो अरिथमेटिक सीक्वेंस की तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें गिवन होनी चाहिए, A1 गिवन होना चाहिए, D गिवन होना चाहिए और साथ साथ N गिवन होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर गिवन है तो आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है जनरल टर्म के लिए उसको यूज करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन हु ऑफर्ड ₹50,000 एज स्टार्टिंग सैलरी विद एनुअल रेज ₹2,500, यानी एक पर्सन है उसको एक जॉब ऑफर की जाती है और उस जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है 50,000 रुपीज है और जो एनुअल रेज है यानी एनुअल कहते हैं सालाना जो उसकी तनख्वाह में उसकी सैलरी में जो इजाफा होता है वो कितना होता है वो 2,500 रुपीज होता है। अब आपसे कह रहा है फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर 5th ईयर,
यानी 5th ईयर के लिए अब उसकी एनुअल आफ्टर 5th ईयर उसकी एनुअल सैलरी क्या होगी। तो स्टार्ट विद ₹50,000। अगर उसने अपनी जो जॉब स्टार्ट की है वो कितने रुपीज से साथ स्टार्ट की है, ₹50,000 के साथ उसने स्टार्ट की है। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है फाइंड डी फाइंड करना है, और पार्ट 3 में कह रहा है फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर, यानी 10th ईयर के बाद उसकी सैलरी क्या होगी ये देखना है। तो फर्स्ट हमने ये फाइंड करना है कि पार्ट 1 फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमसे क्या कहा है, उसने फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर 5th ईयर, यानी हमने 5th ईयर को किससे रिप्रेजेंट करना है, A5 से रिप्रेजेंट करना है। तो आफ्टर 5th ईयर जो है वो उसकी एनुअल सैलरी क्या होगी, मींस के A5 क्या होगी। अब उसके लिए हमें चाहिए A1 चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी क्या थी, क्योंकि उसने स्टार्ट किया ₹50,000 से, तो इट मींस के फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी जो थी वो 50,000 थी। और जो इंक्रीमेंट होता है, जो रेज होता है एनुअली, वो 2500 होता है। तो इट मींस के जो डी है वो क्या होगा, 2500 होगा। और यहाँ पर हमने A5 फाइंड करना है, यानी 5th ईयर की सैलरी फाइंड करनी है। तो इट मींस के n किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। अब जनरल टर्म का फार्मूला क्या था फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो हम an की जगह क्या लिखेंगे, A5 लिखेंगे। A1 हमारे पास क्या है, 50,000 है, यानी स्टार्टिंग की सैलरी। और n माइनस 1 क्या होगा, n आपके पास 5 है, तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 डी हो जाएगा। तो अब अगर आप यहां पर A5 आपके पास इक्वल आएगा 50,000 प्लस n की जगह क्या, n माइनस 1 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। डी हमारे पास क्या है, 2500 है। तो 4 को हम 2500 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसको ऐड करेंगे हम 50,000 में। तो ये 40 40 4 5 20, तो 2 कैरी गया, 4 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो अब 8000 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे, 8 प्लस 0 8 होगा। तो इट मींस कि ये 58,000 सैलरी होगी आफ्टर 5 इयर्स। इसके बाद पार्ट 2 में आपने जो कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। तो कॉमन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो किसके इक्वल है, 2500 के इक्वल है, यानी जो सैलरी में रेज हो रहा है दैट इज कॉमन डिफरेंस। पार्ट 3 में आपने बताना है फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर। 10th ईयर मींस के आपने A10 फाइंड करना है कि A10 किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे, A10 इक्वल होगा A1 प्लस n माइनस 1। n आपके पास क्या है, अब यहाँ पे 10 है, क्योंकि आपने A10 बताना है। तो A10 में n क्या होगा, 10 होगा। तो 10 माइनस 1, यानी इस n की जगह हम 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 1 9d होगा। तो A1 हमारे पास 50,000 है, प्लस 9 इंटू डी हमारे पास 2500 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50,000 में ऐड करेंगे, तो 9 0 9 5 45, 4 कैरी गया, 9 2 18, 18 प्लस 4 क्या होगा, 22 होगा। तो अब अगर 22,500 को इसमें ऐड करते हैं तो ये 0 5 2 और 7 आ जाएगा, यानी 72,500 उसकी क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर जो सैलरी होगी वो होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, there are 75 packets of fruit in the first carriage, 85 in the second and 95 in the third carriage। यानी जो फर्स्ट कैरेज है उसमें 75 फ्रूट्स हैं, सेकंड कैरेज में 85 फ्रूट्स हैं, और थर्ड कैरेज में 95 फ्रूट्स हैं, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट इन द 7th कैरेज, यानी जो 7th कैरेज होगी उसमें कितने फ्रूट्स होंगे। तो इट मींस कि अगर मैं इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो फर्स्ट कैरेज में 75 है, सेकंड कैरेज में 85 है, थर्ड कैरेज में 95 है, एंड सो ऑन। तो इट मींस के फर्स्ट कैरेज को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड कैरेज को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं,
थर्ड कैरेज को हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें यह बताना है कि जो सेवंथ कैरेज है यानी A7 मींस के सेवंथ कैरेज में कितने फ्रूट होंगे। अब चूंकि हमें A1 चाहिए तो A1 यहाँ पे क्या है 75 है। उसके बाद D चाहिए तो D क्या होगा 85 माइनस 75 होगा यानी A2 माइनस A1 होगा, या A3 माइनस A2 होगा तो 85 माइनस 75 करते हैं तो ये 10 के इक्वल आता है। और इसके अलावा हमें n चाहिए तो हमारे पास n क्या है सेवंथ कैरेज में जो फ्रूट है वो फाइंड करने हैं तो इट मींस के n क्या होगा 7 होगा। अब हमारे पास जो जनरल टर्म के लिए फार्मूला होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो क्या होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें an मींस के सेवंथ कैरेज में फ्रूट चाहिए तो an की जगह हम a7 रखेंगे, A1 प्लस ये 7 माइनस 1 क्या होगा 6D होगा। तो अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो A7 इक्वल होगा A1 आपके पास क्या है 75 है प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। D आपके पास क्या है 10 है तो इट मींस के ये 75 प्लस 6 इंटू 10 60 होगा तो ये आपके पास 135 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जो सेवंथ कैरेज होगी उसमें कितने फ्रूट होंगे 135 फ्रूट होंगे सेवंथ कैरेज में। तो A7 जो है वो सेवंथ कैरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया कि सेवंथ कैरेज में जो फ्रूट है वो कितने हैं 135 है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।